कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी उदय भान जी के हाथ में कांग्रेस की कमान दी है, तब से पिछले 1 साल में लगातार जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है, पूरे प्रदेश में 35 से ज्यादा पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री 35 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं पिछले 1 साल में। ये छोटी संख्या नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हो। और लगातार कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। हमेशा हरियाणा में जिन्होंने गरीब की, वंचित वर्ग की, किसान की, दलित की आवाज उठाने का काम किया, आदरणीय चौधरी उदय भान जी हमारे बीच में, हमारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हमारे आदरणीय डॉक्टर रणबीर सिंह कादियान जी, आदरणीय अशोक अरोड़ा जी जो हमारे बीच में पहुंचे हैं आज इस सभा में, आदरणीय जगदीप मलिक जी हमारे विधायक, हमारी बहन पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से जो बड़ी काबिलियत से आपकी आवाज उठाती हैं, बहन गीता मुखर्जी जी, हमारे जो भी प्रभारी लगे हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के राम नरेंद्र जी, हमारे विधायक जिनका आपने 2 दिन पहले वीडियो देखा होगा 26 जनवरी का, विधायक नीरज शर्मा जी, देखा था कि नहीं देखा वीडियो, जिनको सरकार ने क्या कसूर था। हमारे एक ऐसे विधायक हैं जो अपनी आवाज उठाते हैं बार बार अपने फरीदाबाद में, आज फरीदाबाद का बहुत बुरा हाल इस सरकार में हुआ है, भ्रष्टाचार और विकास की कुटली से फरीदाबाद उतर गया, वो बार बार वो आवाज उठाते हैं, यही उनका कसूर था। बेचारों को पुलिस ने जिस तरीके से एक अपमानित करके 26 जनवरी में जाने से रोकने का काम किया, देश में एकमात्र विधायक होंगे जिनको कभी रोकने का कार्य किया गया होगा, और उनको डिटेन किया, लेकिन जो है वो आदि से आवाज उन्होंने अपनी उठाई। हम धन्यवाद करते हैं हुडा साहब ने जो है वहां जाकर जो उनकी वहां पे जो नीरज जी देख लिया होगा वीडियो में, क्या बताऊंगा आपको, तो हमारे भाई नीरज शर्मा जी वो पहुंचे हैं। और आज के हमारे आयोजक आपके सुख दुख के साथी जो दिन रात आपके बीच में रहकर और इस क्षेत्र की आवाज हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में बड़ी काबिलियत से उठा रहे, जिनको मैं बधाई देना चाहता हूं बहुत बहुत। और आप सबका मैं धन्यवाद और आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आज कड़ाके की रिकॉर्ड ठंड में, आज तो सूरज भी नहीं निकला, ऐसे समय में और इतना लेट, आज हम कई घंटे लेट, क्योंकि दिल्ली में कोई ऐसी परिस्थिति हो गई कि हम वहां से लेट चल पाए। मैं समझता हूं कि अभी समय जो है कि कोई रैली का समय नहीं बचा, इतने घंटे से मेरा क्या टाइम हो गया भाई, 3 बज गए, 3 बज गए, पूरे दिन का धरना भी होता है तो भी 3 बजे जो है तक धरना नहीं चलता। मगर जिस जोश के साथ और जिस बड़ी संख्या में पूरे जिले की अगर रैली हो तो इतनी बड़ी रैली समझ में आती है, मगर ये तो एक अकेले बादली अकेली रैली है। मैंने माछरौली में इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं देखी है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने भाई कुलदीप बस जी को भी बधाई देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। ये रिकॉर्ड जो आपने बनाने का काम किया है, आपको बधाई देता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाई में आपको पता है कि सबसे ज्यादा मुझे सत्ता बल निशाने पे रख के चलती है। पिछली बार भी मैं निशाने पे था और लगातार मैं इस बार भी निशाने पे हूं। और इस लड़ाई में इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ में भी सरकार है, इनके पास धन बल भी है, इनके पास सत्ता बल भी है, इनके पास मीडिया बल भी है, इनके पास सरकारी तंत्र बल भी है, इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास छल और कपट बल भी है जो पिछली बार किया गया था। इस लड़ाई लड़ने में अगर मेरे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है और आपका दिया हुआ हौसला है, जिसके आज आपने उस हौसले, आज वो हौसला देने का काम किया है, आज वो आशीर्वाद, आज बहुत
धन्यवाद करता हूँ। आज हरियाणा में बहुत सी बातें हुई, मैं बहुत लंबी बात ना करते हुए, जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात, 2014 में सरकार बनी, बड़े बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी, 19 में भाजपा जनता की सरकार हो गई। इस सरकार के 4 महीने बचे हैं सरकार के कार्यकाल के, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, क्योंकि बीच में 2 महीने का लोकसभा चुनाव आएगा। इनके 4 महीने बचे काम करने के प्रदेश सरकार। पहले इनकी बात मैं करूं और प्रदेश की सरकार की बात। जहां तक इन सरकार 4 महीने जब बचे हो, तो तराजू पे रख के तोलने का आपका समय आता है कि इन्होंने कैसा काम किया, विकास हमारे इलाके को और हमारे प्रदेश को विकास के मामले में आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, प्रदेश में आपसी भाईचारा, अमन चैन शांति और खुशहाली प्रदेश में आई कि नहीं आई, और ये सरकार अहंकार में गई, अहंकार से चली, या ये सरकार विनम्रता और शराफत से चली, कितनी मेहनत करी, वो सारा तोल के आपको फैसला करने का समय है। जो हरियाणा प्रदेश देश में 2014 से पहले, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में देश में विकास में नंबर 1 माना जाता था, इनका रिपोर्ट कार्ड ये कि वो हरियाणा प्रदेश आज विकास दर में तो देश में 17वें पायदान पे आ गया, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। लेकिन देश में नंबर 1 अगर पहुंच गया, तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंच गया। हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी हरियाणा में। आज ना तो निवेश हुआ, जो निवेश हुआ था, जो औद्योगिक क्षेत्र बन लगे थे, वो आपके हमारे समय, उसी समय औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा में स्थापित किए गए थे। कई थर्मल के कारखाने आए, कई एमईटी आई, कई आईएनटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप औद्योगिक क्षेत्र बने। उस समय के बाद एक भी कोई नया ना तो औद्योगिक क्षेत्र बना, ना कोई एक नई बड़ी इंडस्ट्री आई, ना बड़ी इंडस्ट्री भी उसी समय आई थी। चाहे पैनासोनिक की बात हो, चाहे योकोहामा की बात हो, चाहे एनटीपीसी की बात हो, चाहे जेके सीमेंट की बात हो, चाहे रिलायंस की बात हो, चाहे मारुति की बात हो, रोहतक के अंदर एशियन पेंट की बात हो, बड़ी इंडस्ट्री भी उसी समय आई थी। उसके बाद ना तो इंडस्ट्री आई, ना तो निजी क्षेत्र में उस रूप में रोजगार में वृद्धि हो पाई, और ना ही सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार मिला। सरकारी क्षेत्र में तो 5 साल तक ये नौकरी निकालते नहीं, जो निकालते हैं वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ जाती है। एचपीएससी एसएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगियां इस सरकार में, 30 से ज्यादा पेपर लीक घोटाले, और इसके बावजूद अगर कोई लिस्ट निकल जाती है, निकली इन 5 साल में, और इससे पहले भी ये हमने देखा, तो लिस्ट में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर लगता है। हरियाणा में ऐसी सरकार है जिनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा वाले कंधों से ऊपर कमजोर है, कंधे के नीचे मजबूत है। ये मुख्यमंत्री कहते हुए साबित करने के लिए ऐसा दिखाई देता है कि ऐसी लिस्ट निकलती है। एसडीओ की लिस्ट आई 2019 में, 80 में से 78 बाहर के, 2 हरियाणा के। एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 2021 में, 99 में से 77 बाहर के, केवल 22 हरियाणा के। इस साल अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट आई, जिसमें 156 में से 103 बाहर के, केवल 53। एक्सीएस की लिस्ट आई 36 बाहर के। भी ब्लॉक पंचायत अफसर के 7 पोस्ट, पंचायत अफसर में, पंचायतों में काम करना, हरियाणा में काम करना है, लेकिन 7 की नियुक्ति आई, जिनमें से 5 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के बच्चों का अवसर मिला। 5 साल तक रोजगार मिलता नहीं, आखिरी साल में सीटी के धक्के खिलाकर सीटी वालों को उनको कुछ दिया नहीं। आखिरी साल में राजनीतिक झुंझुने के रूप में ग्रुप सी और डी निकालते हैं। 2019 में भी यही किया, इस बार भी यही किया। यही कारण है देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और बेरोजगारी जहां होगी नौजवान कहीं नशे की तरफ। देश में पहचान बदल दी हरियाणा की। जो हरियाणा दूध दही का खाना था, खेल खिलाड़ियों का हरियाणा था, आज वो हरियाणा नशे में नंबर 1 हो गया, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। आज ऐसी स्थिति इस सरकार में इन्होंने बनाने का काम किया। बेरोजगारी में, महंगाई में, सबसे ज्यादा महंगी बिजली आज हमारी सरकार की। आपको याद होगा देश में सबसे सस्ती बिजली थी, और 4 बिजली बनाने के कारखाने, थर्मल के कारखाने हरियाणा में, कानपुर में, झारखंड में, यमुनानगर में, हिसार में, और एक परमाणु कारखाना फतेहाबाद में लगने का काम हुआ था। 10 साल में खट्टर साहब ने एक नई बिजली का उत्पादन करने के लिए कोई नई यूनिट, कोई कारखाना लगाया नहीं। बिजली की खपत हरियाणा में बढ़ रही है, और बिजली का जो समझौता, उसके टर्म्स बदलकर बड़े उद्योगपति समूहों से महंगी बिजली लेकर हरियाणा में देश में सबसे महंगी बिजली, आज सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल, सबसे ज्यादा आज हरियाणा के अंदर महंगाई,
ऐसी स्थिति आज हरियाणा में बना दी सरकार ने। मगर केवल बेरोजगारी और महंगाई नहीं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, खुली लूट हरियाणा में। आपको याद होगा 2019 में लोग इस सरकार को दोबारा नहीं बनाना चाहते थे, मगर लोकसभा का जब हम चुनाव हार गए थे, उसके बाद लोगों के मन में आई कि शायद बीजेपी की नीचे भी हवा हो। इन्होंने नारा दे दिया, बीजेपी ने, खट्टर साहब ने क्या नारा दिया था? 75 पार। कहा कि बीजेपी जाएगी 75 पार। लोगों ने उस 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। बीजेपी के 14 मंत्री थे, 14, एक इस क्षेत्र से भी थे। 14 मंत्री थे बीजेपी के, 14 में से 2 विधानसभा में वापस पहुंचे। अगर सरकार से लोग खुश होते तो मंत्रियों को, जब हमारी सरकार दोबारा लोगों ने चुनी थी, तो सारे मंत्री पहले से ज्यादा बहुमत से चुन के आए थे। 14 मंत्री वापस नहीं पहुंच पाए विधानसभा में, और प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला थे, उनकी तो वहां से शायद जमानत भी उनकी बची थी कि नहीं बची थी। ना तो पार्टी के अध्यक्ष जीत पाए थे, ना कोई मंत्री। लोगों ने सरकार को नकारा, 75 पार की हवा निकाली, 40 पे बीजेपी को रोकने का काम किया। लेकिन इस बीच में एक और पार्टी आई, उस पार्टी ने नारा दिया, क्या नारा दिया? एक पार्टी आई जेजेपी, दुष्यंत चौटाला, नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार बन गए। लोगों के साथ विश्वासघात कर दिया और कहा लोगों के बीच में कि हमारा समझौता हो गया, 5100 बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, इस बात पे समझौता कर रहे हैं और बीजेपी को समर्थन देने में। पूछना चाहता हूँ आपसे, आज जब 4 महीने बचे इस प्रदेश सरकार के कार्यकाल के, वो 5100 पेंशन किसी की आई या नहीं आई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रदेश के लोगों से पूछना चाहता हूँ। 5100 की बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, प्रदेश को लूटने का समझौता था, भ्रष्टाचार करने का समझौता था। आज सबको पता है कौन किस महकमे से लूटने का काम कर रहा है, कौन बीजेपी का है, कौन जेजेपी का है। गुड़गांव में कौन लूट मचा रहा है, झज्जर में कौन लूट मचा रहा है, रोहतक में कौन लूट मचा रहा है, शराब के महकमे में कौन लूट रहा है, एक्साइज के महकमे में, माइनिंग के महकमे में कौन लूट रहा है। डबल इंजन से प्रदेश में भ्रष्टाचार करने का समझौता था। प्रदेश को भ्रष्टाचार में, शराब का तो ऐसा घोटाला आया कि कोरोना काल में भी नहीं बख्शा गया। पूरे देश के अंदर प्रदेश को भ्रष्टाचार के मामले में कलंकित होना पड़ा। ऐसी सरकार हरियाणा में, और विकास की पट्टी से उतार गया हरियाणा। लेकिन अगर ये कुछ ना भी करते, आज प्रदेश में कोई एक नया काम नहीं किया, 1 इंच मेट्रो आगे नहीं बढ़ाई। हमारे समय 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ था, 1 इंच रेल की लाइन नहीं बिछी, एक थर्मल का कोई कारखाना नहीं आया, एक कोई नया अस्पताल नहीं बना, एक कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बना, एक कोई नया औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश के अंदर नहीं लगा, एक किसी गरीब को 100 गज का एक प्लॉट देने का, कोई राहत का या किसान का कोई काम इन्होंने किया नहीं। लेकिन ये काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन इन्होंने तो अन्याय किया। इन्होंने तो हर वर्ग को अपमानित किया, हर वर्ग का तिरस्कार किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको ये सड़क पे न लेके आए इन 5 साल में, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपमानित ना किया हो इन्होंने। किसान जब 3 कानून लेके आए तो किसान सड़क पे आया। 750 किसानों की देश के इतिहास में यह लिखा जाएगा कि एक सरकार ऐसी भी थी, 750 किसानों के सब इन धरनों से वापस आए। कौन सा वो वर्ग है जो 1 साल तक धरने में बैठा रहा और एक के बाद एक चिताएं जलती रही? इन धरनों से सब वापस आते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता ने एक शब्द भी ये नहीं कहा कि इनकी बात नहीं मानते, लेकिन कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द इनके लिए करते हैं। किसान की बात आई तो किसान को अपमानित किया, जवान की बात आई, जय जवान जय किसान का देश था। पक्की भर्ती होती थी हर साल, हरियाणा से 5,500 जवान जाके भर्ती होते थे। अग्निपथ योजना ले आए, एक 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी, और उसके बाद 3 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापस। 5,500 जहां पक्की भर्ती होती थी, वहां पर आज केवल 914 अग्निवीर लिए जा रहे हैं, जिसमें से 200 पक्के होंगे, बाकी घर वापस आ जाएंगे। जब बच्चे बाहर निकले कि पक्की भर्ती होनी चाहिए, तो बच्चों पे लाठियां बरसी। किसान की बात आई किसान पे, जवान की बात आई जवान पे। भर्ती घोटाले हुए, बच्चे बाहर निकले, उन पे लाठियां। सरपंच अपने अधिकारों के लिए बाहर निकले, उन पे लाठियां।
आंगनबाड़ी और आशा वर्कर हमारी बहनें ये बाहर निकली। अभी हमें एक आंगनबाड़ी बहन मिली थी हमारी, कह रही थी कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, उन पे लाठियां। गरीब आदमी जब मनरेगा के मजदूर अपनी दिहाड़ी बढ़वाने के लिए गए, उनका बजट एक तिहाई कर दिया, उन पे लाठियां बरसी। इस खट्टर सरकार में जब हमारे खिलाड़ी, हमारी बेटियां, जिन पर देश को गर्व था, जब ये दिल्ली उतरती थी मेडल लेकर ओलंपिक के, सारी बीजेपी सरकार उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगाकर फोटो खिंचवाती थी। जब उनके अपने न्याय की उन्होंने पुकार करी, जब उनके साथ अन्याय हुआ, वो केवल न्याय मांग रही थी, उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। जब इतना अन्याय हुआ, ये तो वो देश है जहाँ कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई, अपनी बहन बेटी के सम्मान के लिए वो लड़ाई वहां पर भी हुई। हर वर्ग के साथ अन्याय, जब ऐसा अन्याय अगर हुआ तो मैं आपसे पूछता हूँ, तो इस हर वर्ग के साथ खड़े होना का हमारा कर्तव्य था कि नहीं था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और आज इनकी आंखों में मैं इसीलिए लगता हूँ कि इन्होंने यहाँ से छल कपट करके, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके, सारी ताकत सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पिछली बार मुझे लोकसभा जाने से तो रोका, लेकिन मेरी ईमानदारी को, हमें ईमान पे, मैं एक दिन भी मैंने हार नहीं मानी। किसी वर्ग के साथ कोई लड़ाई हुई तो देश में आपका बेटा सबसे पहले उस वर्ग के साथ खड़ा दिखाई दिया। और यही कारण है, मैं पिछली बार तो मैं इनके निशाने पे था, अब तो मैं जाता हूं संसद में तो सारी बीजेपी के सांसद खुला बोलते हैं कि भाई पूरी देश की बीजेपी ने हमें फैसला कर लिया है, पूरी देश की ताकत झोंक देंगे, या तो तू झुक जा या तेरे को पूरी देश की बीजेपी निशाने पे लेगी। और मैं इनको कहता हूं, मुझे परवाह नहीं, आप मेरे को निशाने पे लो, 100 बार लो। मेरे इलाके की 36 बिरादरी के, मेरे बड़े बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का, मेरे नौजवान साथियों का आशीर्वाद मेरे साथ है, क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा को बचाने की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने इलाके को आगे लेके जाने की। यहाँ से जो सांसद है, आपने इनको मौका दिया भाजपा से, मैं पूछना चाहता हूँ आज इस अवसर पे कि इन्होंने क्या एक काम किया हरियाणा अपने लोकसभा क्षेत्र में। खट्टर सरकार ने तो कुछ किया नहीं, मगर ये सांसद बताएं इन्होंने कोई एक काम हमारे इलाके को आगे लेके जाने का किया हो। काम नहीं भी किया हो, लेकिन जब काम हमसे छिन रहे थे, जब महम का एयरपोर्ट छिन रहा था, जब एम्स में 10 अस्पताल बनने थे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ साथ, बाकी 10 अस्पतालों की फाइल ठंडे बस्ते में जारी थी, जब सूरा कलोई में सीआरपीएफ बीएसएफ का ग्रुप सेंटर जो हमारे समय बनना था, जब वो उसकी फाइल जो है ठंडे बस्ते में जा रही थी, जब मेट्रो जो साखोल से आगे सापला होकर रोहतक तक पहुंचनी थी, वो वहीं की वहीं उसकी फाइल ठंडे बस्ते में जा रही थी, जो मंजूर शुदा काम थे जब उनकी फाइल भी ठंडे बस्ते में जा रही थी। कम से कम 5 साल में संसद में खड़े होकर एक बार तो बोल सकते थे, एक बार तो कह सकते थे कि भाई ये मुझे, अगर मैं कहना चाहता हूँ संसद में खड़े होकर ये तो बोलते 5 साल में एक बार बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, मैं आपसे पूछना है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई रोहतक लोकसभा क्षेत्र के विकास की भी लड़ाई है, हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने की भी लड़ाई है। ये लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है। सच्चाई आपको पता है, मेरी गवाही तो दे सकते हो, आप दे सकते हो। 20 साल मैंने, अगर मैं समझता हूँ 20 साल दिन और रात हर रोज की अगर गवाही दे सकते हो तो आप उस गवाही दे सकते हो। अगर मैं सच्चाई में आपकी आत्मा के तराजू पे तोल के आप फैसला करना, अगर मैं ईमानदारी पे खड़ा हूँ तो मेरा साथ देना, मैं तो आज आपको और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपका साथ खाली नहीं जाएगा। आपका साथ इतिहास बनाने का काम करेगा, इतिहास रचने का काम करेगा। यहाँ से आपका फैसला वो रोहतक तक नहीं जाएगा, यहाँ से आपका फैसला चंडीगढ़ में आपकी सरकार लेके आएगा, और देश के अंदर आपके देश के अंदर भी आपके फैसले की गूंज जाएगी। ये मौका है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये जो चुनौती दी है मुझे संसद के अंदर, जो मैं बता रहा था आपको, आपका साथ और आपका आशीर्वाद हो तो बताओ इस चुनौती को हम स्वीकार करें। मगर
फिर लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी, मिलजुल के लड़नी पड़ेगी। मैं अकेला एक नहीं लड़ सकता, मगर आप हम सब मिलकर लड़ेंगे तो भाई सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। कहीं मैं पहुंचूंगा, कहीं आपको पहुंचना है, किसी को मैं समझाऊंगा, किसी को आपको समझाना है। कहीं मैं नहीं आ पाया तो वहां भी आपको हाजिरी लगानी है। ये बात लड़ाई मिलजुल कर और ये विश्वास दिलाते हैं ये विश्वास भी दिलाता हूँ आपको। हर तरीके का समय सत्ता पक्ष विपक्ष सब कुछ देखा। इस बार हरियाणा में आपका माहौल पूरे प्रदेश के कोने कोने में मैं जा रहा हूँ, आप भी जाते हो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में। हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में चारों तरफ लोगों ने मन बना लिया है। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की एक खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदयमान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा कोने कोने में हम चुनौती देते हैं, जमुना पार वालों को भी चुनौती देते हैं। तो आपकी 10 सीट आई थी, 90 सीट हरियाणा में, आप अपना सोच समझ के उम्मीदवार उतार देना। एक सीट से भी आपकी जमानत नहीं बचेगी। आज मैं इनको चुनौती देता हूँ, क्योंकि इन्होंने बड़ा विश्वास किया, लोग तैयार बैठे हैं, इनसे भी बदला लेंगे। तो भाई हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी और हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी तो बाकी तो हरियाणा में जो कार्य होंगे वो हुड्डा उदयमान जी आपके बीच में रखेंगे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से अवसर मिलेगा तो भाई पहले भी मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी और इस बार कोई कसर अपने इस इलाके के लिए पूरे प्रदेश के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। इन बातों को कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इतना जो आपने मान सम्मान किया है और इस हरियाणा में बदलाव लाने की इस लड़ाई में सच न्याय का ईमानदारी का जो आपने साथ देने का जो आज यहाँ संकल्प लिया है, ना सच हारेगा, ना ईमानदारी हारेगी, ना न्याय हारेगा, ना शराफत हारेगी। ये अहंकार और ये अहंकार बनाम शराफत की भी लड़ाई है। मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं मैं, 10 साल हो गए, एक बार आए बादली हल्के में, एक ये अहंकार नहीं है तो और क्या हुआ? लेकिन 5 साल में तो एक बार भी नहीं आए, ज्यादातर हल्कों में गए ही नहीं। इतना अहंकार उनके दिल में, इस इलाके के दर्द विकास का क्या दर्द होगा, आपका मेरा क्या दर्द होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। 10 साल में नहीं आए, चुनाव में आएंगे। अब चुनाव तो 4 महीने रह गए, अब तो चुनाव शुरू हो जाएगा तो आएंगे। पिछली बार एक रैली करी थी, उसका इलेक्शन में आए और इस बार तो 5 साल में आए ही नहीं। तो भाई हमको अपने पढ़ाई की मैं समझता हूँ पहचान करनी है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय राम जी की, जय बापजी हल्के जी और जय मातृभूमि गांव की।